नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। आज सवाल इंडिया का में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जहां पर एक विज्ञापन को लेकर महायुद्ध सरकार के ही जो दो गुट सरकार चला रहे हैं, बीजेपी और जो घटक दल उनके साथ है शिवसेना शिंदे, उनके बीच में जो सियासी संग्राम शुरू हो गया है उसको लेकर बात करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शिंदे का जो प्रचार है उससे महाराष्ट्र की सरकार में तकरार है, क्योंकि शिवसेना शिंदे की ओर से अभी मंगलवार को ही पूरे महाराष्ट्र के हर अखबार की फ्रंट पेज पर बड़े बड़े ऐड निकाले गए। उनकी जरा तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। ये जरा देखिए तस्वीरें जो आपके साथ इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं। इसमें आपको खासतौर पर दो लोग दिखाई पड़ेंगे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। अब आप पूछेंगे कि भाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऐड में होने से, प्रचार होने से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि शिवसेना शिंदे की ओर से जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें दावा किया गया कि देश के लोगों की पसंद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर दावा किया गया कि राज्य के लोगों की पसंद है एकनाथ शिंदे। विज्ञापन में यह भी दावा किया कि सीएम पद के लिए 26.10 लोग एकनाथ शिंदे को अपनी पहली पसंद मानते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको सिर्फ 23.2% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे, और जब वो मुख्यमंत्री थे तब एकनाथ शिंदे उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर हुआ करते थे। अब वक्त का पासा ऐसा पलटा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और उनके डेप्यूटी के तौर पर देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं। तो 26% लोगों को अपनी तरफ बताया कि भाई मेरे को पसंद करते हैं लोग, और देवेंद्र फडणवीस को सिर्फ 23% लोग अपने आप को उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से ऊपर रखने की कोशिश की, ऐसी बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे विज्ञापन में मोदी जी के साथ सिर्फ एकनाथ शिंदे की फोटो है, उनकी तस्वीर है। फडणवीस इस तस्वीर से गायब थे। अब शिवसेना शिंदे के इस विज्ञापन को लेकर फडणवीस जो हैं और उनको विज्ञापन से हटाने को लेकर एक तीखी बहस महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ गई है। इतनी बहस छिड़ गई है कि आपस में जो तल्खी है उसमें अब यह भी जानकारी आ रही है कि कुछ कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम, जिसको मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को साथ साथ अटेंड करना था, लेकिन बताया भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री जी नाराज होकर इन कार्यक्रमों को अटेंड नहीं कर रहे, इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर रहे। विज्ञापन में कहा गया है कि जो इसके बाद सामना अखबार जो है, जो कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना गुट का अखबार है, उसने कहा है कि विज्ञापन बाज हैं शिंदे सरकार। अजीब और गरीब विज्ञापन ने बढ़ाई है फडणवीस की चिंता। इस विज्ञापन के दुख के चलते कल मुंबई के आवास से ही बाहर नहीं निकले, ऐसा उनके ऊपर एक चुटकी लेते हुए एक सामना में लेख लिख दिया गया। जबकि मुख्यमंत्री शिंदे कोल्हापुर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की इस सक्रियता से फडणवीस चिंतित हैं, लेकिन एक सवाल यह भी पूछा सामना के उस लेख में कि बाला साहब ठाकरे और दीघे, जिनको अपना गुरु मानते हैं शिंदे, उनको क्या भूल गए एकनाथ शिंदे की इस पूरे विज्ञापन में जो उन्होंने छपवाया है उसमें उनको कहीं जगह नहीं मिल पाई। देखिए, बीजेपी गुट नाराज है, नाराज रहेगा। 40 MLA वाला एक गुट 105 पर राज कर रहा है, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है, बीजेपी के ऊपर बोझ बनकर बैठा है। तो फडणवीस साहब नाराज तो हो गए ही ना। तो ये जो सामना अखबार है उसके अंदर जो छापा गया उसकी ये कुल मिलाकर पूरी आप जो देख रहे हैं, ये सामना अखबार में जो कटाक्ष किया गया है उसकी ये तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। अब कुल मिलाकर बात लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश है, और इससे, क्योंकि हमेशा महाराष्ट्र में जब राजनीति की आजकल बात होती है तो बात ज्यादा इस बात की होती है कि महाविकास आघाड़ी बचेगी या नहीं बचेगी,
उसमें सब घटक दल साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अब इससे यह भी सामने आ रहा है कि दरार जो है वो सिर्फ महाविकास आघाड़ी में नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी और उनका जो घटक दल है उसके अंदर भी शायद तलखी है, तकरार है, दरार है। और इसी वजह से ये जो एड का खेल हुआ है, ये जो अखबार में छपे हुए जो पूरा एड का खेल हुआ है, वो शायद सरकार के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है। और सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार महाराष्ट्र में जो सरकार है उस पर यह बात होती रही है कि शायद दोनों जो गुट हैं, यानी कि भाजपा और जो घटक दल हैं, उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने इस पे तंज कसते हुए एक और बात कही कि 40 विधायकों वाला जो गुट है वो अब 105 विधायकों वाले गुट पर राज कर रहा है। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार जो है उसमें कुछ दरार है, उसमें कुछ दिक्कतें इस वक्त हो रही हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, एनसीपी के नेता हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना ठाकरे के। और हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे के। हमारे साथ थोड़ी देर में राम कदम जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हेगड़े साहब, मैं आपसे ही ये बात पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि देखिए वक्त का फेर कैसा है, जूनियर मिनिस्टर होते थे एकनाथ शिंदे फडणवीस कैबिनेट में, आज वहां वो खुद मुख्यमंत्री हैं और फडणवीस साहब जो हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या सब कुछ ठीक चल रहा है कि उनकी तस्वीर आप लोगों ने उस ऐड से गायब कर दी? अंकित जी, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। एक तो 2 विज्ञापन निकले थे, एक में नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी का जो है फोटो है, और दूसरे विज्ञापन में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी, सम्मान्य अमित शाह जी, सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे जी, सम्मान्य आनंद दिघे जी, सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी और सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी का फोटो है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई दरार नहीं है। जैसे एकनाथ शिंदे जी हमारे प्रमुख नेता है, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस जी भी हमारे प्रमुख नेता है। सरकार पूरी तालमेल के साथ चल रही है और सरकार 24 घंटा लोगों के लिए काम कर रही है। ये सामना को पच नहीं रहा है। अभी ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे एक एजेंसी ने निकाली जिसने सर उनको अपनी बात पूरी रखने दीजिए, एक एक करके फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप आराम से अपने तथ्य बताइएगा, पहले वो अपने तथ्य रख ले, फिर आपके पास आता हूं, आप अपने तथ्य बताइएगा जी। एक इंडिपेंडेंट सर्वे निकला था जहां पर उद्धव जी की महाविकास आघाड़ी को फेलियर दिखाया गया, उनको 27% वोट भी नहीं दिया। 73% लोगों ने उनके खिलाफ, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ वोटिंग किया। उसके ऊपर 51% लोगों ने पॉजिटिव वोट एकनाथ शिंदे जी को दिया और 17% लोगों ने ओके कहा जी। दूसरी बात यह है कि हमारे जो घटक है, जो बीजेपी और शिवसेना है, जो हमारी युति है, उनको उन्होंने 180 सीट दिया और महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 80 से 90 सीट दिया। हाँ। तो इनका तो टोटल फेलियर है। अभी मुंह छुपाने के लिए सर, अब ये सर्वे किसने कराया, क्यों कराया, उसमें क्या तथ्य है, उस सर्वे पे तो रहने देते हैं, हम तो उस अखबार के विज्ञापन पे आते हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि महाराष्ट्र के अंदर जो बात हमेशा फोटो आप दोनों की लगती थी, बीजेपी और शिंदे साहब की, फडणवीस और शिंदे साहब की, ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिंदे साहब के इस एड से फडणवीस साहब इतने नाराज हैं कि वो जो सरकारी कार्यक्रम बिल्कुल नहीं। आज ही उन दोनों का मैंने प्रोग्राम देखा। सम्मान्य मुख्यमंत्री और सम्मान्य उप मुख्यमंत्री 3 प्रोग्राम अलग अलग विषयों पर अटेंड कर रहे हैं। उसका चार्ट और ब्यौरा मेरे पास है सुबह से जी। और जैसे मैंने कहा, दोनों महाराष्ट्र के हित में, महाराष्ट्र के लोगों के लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है किशोर तिवारी जी, कोई दरार नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को अगर सर्वे में बताया गया कि सबसे ज्यादा उनको लोग पसंद करते हैं तो उन्होंने कर दिया ऐड आगे, इसमें क्या दिक्कत हो गई? नहीं, देखो अंकित, कृष्णा हेगड़े मेरे दोस्त है, परंतु जाहिरात की किरकिरी बहुत ज्यादा हो गई। अभी बावनकुले साहब ने बोला कि उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है, इसके बाद ऐसी गलती नहीं होगी। तो मेरे मित्र अनिल बोंडे जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा
कि मेंढक कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो कोई शेर नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि थाना जिला यानी महाराष्ट्र नहीं होता। अब ये सब बातें बहुत ज्यादा चले गई है ना। अब जाहिरात इनका वेल विशर कौन है मुझे मालूम नहीं, जिसने बाला साहब ठाकरे को भी नजरअंदाज किया था। कल ये बहुत विवादित होने के बाद आज एक करेक्टेड जाहिरात आई, लेकिन उसमें भी बीजेपी का कोई मिनिस्टर नहीं है। मेरे और एक मित्र है महाजन जी, जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र में, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो बोझ तो बन गए हैं ये 40 एमएलए। अभी देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, एकनाथ शिंदे साहब ने कल ही परसों के दिन ही कहा उनके एमएलए और एमपी लोगों को कि आप लोग केवल यहाँ पर मंत्रालय में मत आया करो, अपने मतदार संघ में जाओ। तो एक बड़ी कंप्लेंट चल रही है कि दलाली और कमीशन बहुत बढ़ गया है, वसूली ज्यादा बढ़ गई है। और बीजेपी हाईकमांड ने तो कुछ 5 मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को कहा है कि तुम इनको निकाल दो। अब ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे और राम कदम जी तुम पे बहुत भारी हो गए। 40 105 कहा 40 का। किशोर जी, तो ये भी सुना किशोर जी, तो जैसी पतंग उड़ाई है एकनाथ शिंदे जी ने सर्वे के द्वारा उन एड से, वैसी पतंग आप भी उड़ा रहे हैं। जैसे सारा सरकार के अंदर क्या चल रहा है वो सब आपको पता है। लेकिन अंकित झूठा सर्वे किया है। सर आपने अपनी बात कह ली, राम कदम जी भी जुड़ गए, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। राम कदम जी, सामना में जो आज लेख लिखा है वो सीधा सीधा कह रहा है कि अब जो 40 है। सर आपने अपनी, किशोर तिवारी जी आपने अपनी बात कह ली। राम कदम बांबू दिया कि नहीं दिया आपने अब कैसा लगता आपको? आपने अपनी बात कह ली सर। किशोर जी, ये वसूली सरकार कैसी है? किशोर जी, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, याद दिला देता हूं, हम एनडीटीवी पर हैं, हम एक के ऊपर एक बोलते नहीं है, कोशिश करते हैं सब अपनी अपनी बात आराम से रखें और मैं सवाल पूछूं आप उसका मुझे जवाब दे दें। तो आपने अपनी बात कह दी, अब मैं राम कदम जी को लाना चाहता हूं इसमें। राम कदम जी, सामना कह रही है कि 40-105 पर भारी, और जो एड निकाला था उसमें कहा मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र, ड्रीम टीम लव बाय ऑल। तो ड्रीम टीम तो लोग कह रहे थे शिंदे और फडणवीस की है, फडणवीस जी को तो उसमें से बाहर निकाल दिया ड्रीम टीम में से। यहां पर जो उद्धव गुट के नेता है वे बहुत खुशी मना रहे इस बात को लेकर के, और उन्हें ऐसा लगा कि एक बहाना मिल गया। दोनों दल जो विचारधारा के आधार पर एक है, शिवसेना और भाजपा, तो इस बहाने से दोनों दलों में यह दरार कितनी बढ़ेगी, इस प्रकार का प्रयास सामना और उद्धव गुट के नेता यहां पे करते हुए दिख रहे हैं। पर उनको स्पष्टता के साथ यह समझने की आवश्यकता है कि आंकड़ों के आधार पर यदि मुख्यमंत्री पद अगर मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से देवेंद्र फडणवीस जी बनने चाहिए थे। पर हमने आंकड़ों के आधार पर नहीं हमने शिवसेना का साथ दिया, हमने विचारधारा के आधार पर दिया, और शिंदे जी का नाम स्वयं देवेंद्र फडणवीस साहब ने लिया है। उनकी नाम की स्वीकृति सारे विधायकों ने करी, ये पहला दिन। अब जो कल खबर आई थी, एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो कितनी सही कितनी गलत, क्या था क्या नहीं था, ये परिवार की चर्चा हम परिवार के भीतर करते हैं। परिवार के भीतर की चर्चा हम कैमरे पर नहीं करते, ये उद्धव गुट के नेताओं की तरह जी। जब आई है एडवर्टाइजमेंट कि ये किसी की गलती है और गलती के कारण आई है, और ये शिवसेना दल की अधिकृत यानी उनकी ओर से ऑथराइज एड नहीं है, जब इस प्रकार का स्पष्टीकरण उनकी ओर से आया है, इसमें बचता क्या है? अब वो किसने दी क्या दी उसकी वो वे छान करे। हमारे लिए मूल विचारधारा है, हमारे लिए जो बात आई थी, और जब शिवसेना की ओर से उसका स्पष्टीकरण आया कि उनकी ओर से नहीं है, विषय खत्म। सर रामकदम जी, इतना आसान राजनीति में क्या विषय खत्म होते हैं? और इतनी आसानी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल लगाकर ऐड चले जाते हैं इतनी बड़ी गलती के साथ। आप कह रहे हैं परिवार की बात है, परिवार में ही समझ लेंगे, तो कम से कम इस बात को बता दीजिए कि यह बात तय हो गई है कि महाराष्ट्र में परिवार के जो अग्रणी हैं, अध्यक्ष हैं या परिवार के मुखिया हैं, वो शिंदे जी हैं, फडणवीस साहब नहीं है। देखिए, परिवार में एक अग्रणी और दूसरे अग्रणी नहीं, ऐसा नहीं होता। परिवार हर व्यक्ति के साथ जुड़ता है। जैसे घर की हर दीवार की उतनी ही कीमत होती है जितनी कीमत दूसरी दीवार की होती है। घर के हर चीज जो है घर की,
तो उन सारी चीजों से घर घर बनता है। ठीक है, तो परिवार में जिलेबी एक अग्रणी बना और रहे, दूसरे जिलेबी। सेकेंडरी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी को भी ले आते हैं, एनसीपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। अब तक उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपके जो नेता हैं उनका मैं एक बयान देख रहा था, पवार साहब का, अजीत पवार साहब का। वो यही सवाल उठा रहे थे कि देखिए एकनाथ शिंदे अब दीघे साहब को भूल गए हैं, बाल ठाकरे साहब को भूल गए हैं। अब तक अजीत पवार को लेकर यह बात चर्चा होती थी कि महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ रही है। अजीत पवार आज बता रहे हैं कि देखिए इनकी फूट सामने आ गई। देखिए अंकित जी, महाविकास अघाड़ी में और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में तो फूट का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम लोगों के वहां पे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजीत पवार साहब हैं, वो तीनों दलों का बहुत बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो वो तो विवादित मुद्दा है ही नहीं। अब बात में आज भाई राम कदम साहब को सुन रहा था। राम कदम साहब बहुत ही समझदार और बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखने वाले प्रवक्ता हैं, लेकिन आज वो भी उनके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो अपनी पार्टी का या जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो विज्ञापन दिया उसका बचाव कैसे करें। देखिए इसके पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब एक शालीन और सरल हृदय के राजनेता हैं। इस बात को समझ लिया एकनाथ शिंदे साहब ने, और इसका उदाहरण इस ढंग से है कि एकनाथ शिंदे साहब अपने 3 मंत्रियों के साथ दिल्ली जाते हैं, शायद सितंबर या अगस्त 2022 की बात है, और बगैर देवेंद्र फडणवीस साहब को बताए अचानक गृह मंत्री के निवास पे पहुंचते हैं और वहां उनकी 1 से 1.5 घंटे बगैर किसी अपॉइंटमेंट की चर्चा होती है। इस बात से उसी दिन से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब चकित भी थे और वो ये समझ गए थे कि जो व्यक्ति 32-35 साल एक पार्टी में रहने के बाद उस पार्टी के नेतृत्व को धोखा दे के आ सकता है, तो ये व्यक्ति कभी भी मुझे भी धोखा दे सकता है। और इसी के चलते वो सहज हो गए। वो लगातार देवेंद्र फडणवीस साहब एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर निगाह रखे हुए थे। तो उन्हें मालूम था, ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को धोखा दिया, जिस व्यक्ति ने आदरणीय बाला साहब ठाकरे की वंशजों को धोखा दिया, ये मुझे भी कभी धोखा दे सकता है। हेगड़े साहब, सबूत मिल गया था, क्योंकि कई सारे जो राजनीतिक पंडित हैं महाराष्ट्र में वो इस बात को जोड़ के देख रहे हैं कि देखिए ये जो पूरा जो रसाकशी चल रही है, ये जो सिंबलिज्म चल रही है, ये धीरे धीरे इशारों में जो खेल चल रहा है, ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में आने वाले हैं उसको लेकर चल रहा है। क्योंकि कहीं थाने की सीट को लेकर लड़ाई है। कुछ दिन पहले शिंदे साहब के पुत्र भी कह देते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी सीट तक छोड़ने को तैयार हूं। थाने में तो वो हार ही रहे हैं। देखिए अंकित जी, थाने की सीट की कोई लड़ाई नहीं है, वो सॉल्व हो गया है और कोई बात ही नहीं है। श्रीकांत शिंदे जी वहां के सिटिंग एमपी है, सीट तो उनको ही मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो केंद्र सरकार से हमें पूरी मदद और सहूलियत और जितने भी रिसोर्सेज है वो दे रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं, तो डबल इंजन का सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा? वो हमारे नेता हैं, वो बीजेपी के भी नेता हैं और शिवसेना के भी नेता हैं। हम तो ये मान के चलते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमको फोटो लगा देते मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को जिता के, सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी को जिता के हमको 45 सीट लोकसभा में लेके आना है। राम कदम जी, क्या इसको ये माना जाए सिर्फ अपनी, जैसे आपने बताया, जैसे हेगड़े साहब बता रहे हैं डबल इंजन की सरकार है तो मोदी जी का चेहरा तो लगेगा ही, लेकिन महाराष्ट्र में आप लोगों ने बार बार ये बात कही कि यहां पे भी डबल इंजन है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस 26% बता रहे हैं शिंदे साहब कि मुझे लोग पसंद करते हैं, 23% लोग पसंद करते हैं फडणवीस साहब को। तो क्या ये माना जाए कि शिंदे साहब इस अलायंस के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने की, अपनी स्टैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके पूर्व ही हम कह चुके हैं कि शिवसेना की ओर से ऑफिशियली यह बयान आया है कि यह एडवर्टाइजमेंट उनकी ओर से नहीं दी गई। अब किसकी गलती है, क्या गलती है, वो सामने आई जब शिवसेना दल स्वयं कह रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट के पीछे वे नहीं है। अंकित, मुझे मेरी सर, हेगड़े साहब तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि सर्वे हमने कराया, जो सामने आया हमने लिख के बता दिया। जो परेशानी आ रही है कि डिब्बे का फोटो क्यों नहीं है, 2 इंजन तो है, डिब्बा कहां चला गया? कर लूं एक करके। एक मिनट, आपके पास आऊंगा सर, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? तिवारी जी, आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए। यहाँ पर राम और कृष्ण दोनों एक ही है, दोनों साथ ही है, क्योंकि कृष्णा हेगड़े जी वहां है, मैं स्वयं राम हूं।
तो शिवसेना भाजपा ये विचारधाराओं के आधार पर सरकार है। इनके कुछ भी कहने से किसका सर्वे कितना है, किसका सर्वे कितना नहीं है, तो हम दो भाई हैं और दोनों भाई हिंदुत्व की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं। जो हुई वो गलती थी, किसकी थी, क्या थी, वो हमारे परिवार का विषय है। इस पर बाकी के लोग अन्यथा उसके ऊपर बहुत ज्यायादा रुचि लेने की आवश्यकता सही बात है, सिर्फ आपके परिवार का विषय है, वो तो परिवार ने ऐड देके जब इस विषय को बाहर निकाला। जी रामकदम साहब अपनी बात खत्म कीजिए, तब परिवार बात खत्म कीजिए, बात खत्म कीजिए। एक मिनट, रुचि अगर लेनी है तो इस बात पर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, पुनः एक बार केंद्र के जब चुनाव आएंगे और महाराष्ट्र के जब चुनाव आएंगे, दोनों ओर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति की ही सरकार बनेगी, ये सुनिश्चित है। चलिए ये तो जनता पे छोड़ देते हैं जरा मैं बात करूं, क्योंकि ये जनता को तय करना होता है। मेरे और आपके स्टैम्प पेपर पर लिख के देने से कुछ मतलब होता नहीं है। लेकिन किशोर तिवारी जी, आप अभी कहना चाह रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि इसको आप कुछ भी जुगाड़ लगा लीजिए, सामना में कितने लेख लिख लीजिए, हमारे बीच में आप दरार नहीं डाल पाएंगे। नहीं, ये देखो दरार की बात ही नहीं है। मैं एक बात बोलूं, गलती से 108 न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पर ऐड आती है जिसका खर्चा 56 करोड़ के आसपास है, आज वो रिपीट भी होती है। तो ये 56 करोड़ खर्चा कौन कर रहा है? हाँ, कृष्णा हेगड़े तुम्हारा वेल विशर कौन है? देखिए, हमें वसूली की सरकार कहते थे, सरकार के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वसूली के काम बंद करो, गांव में जाओ, लोगों के काम करो। देखो, महाराष्ट्र में सरकार नाम की चीज नहीं रह गई और इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट फोबिया हो गया है और जाहिरातबाजी के अंदर आप समय बर्बाद कर रहे हो। कल देखो, देवेंद्र के कान में भी दर्द होने लगा था। हाँ, देवेंद्र का इतना अपमान राम कदम तुम सह रहे हो, पर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है हमारे नागपुर के और महाराष्ट्र के अंदर। मुझे एक बताओ, देवेंद्र या उद्धव ठाकरे इनको सीएम बोल के जानते हैं? ऐसा कौन सा सर्वे है जो एकनाथ शिंदे को जानता है? मुझे लगता है नंदनवान का निवास स्थान और वर्षा बंगला यहाँ का लिमिटेड। ठीक है, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है। राम कदम जी, जल्दी से जवाब दीजिए, कौन से सर्वे है जिसमें देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से कम दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, हम व्यक्तिगत तौर पे सर्वे नहीं करते, हम सरकार और दल के तौर पे सर्वे करते हैं। और महाराष्ट्र में करो, कोई भी सर्वे करो, भाजपा शिवसेना यही जो सरकार वर्तमान चल रही है, हाँ। इसी का सर्वे क्रमांक 1 आएगा दोनों चुनाव। रामकदम साहब कर दिया है। एक मिनट रुक जाइए, ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रहा हूं। रामकदम साहब, वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, अगली बार जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए? अरे अभी उनका फोटो नहीं लग रहा, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं अंकित जी? नहीं, डब्बे का फोटो नहीं लग रहा। रुक जाइए सर, रुक जाइए ब्रिजमोहन जी, रुक जाइए जरा बोलो। जब स्वयं देवेंद्र फडणवीस साहब ने एकनाथ शिंदे जी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए दिया है, सरकार अच्छे से चल रही है, जब चुनाव देना पड़ा था, दोनों दल देना पड़ा था बेटा। आगे भविष्य की चिंता आप क्यों कर रहे हो? हम बिल्कुल भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र के लोगों की चिंता कर रहे हैं कि उन्हें इस कंफ्यूजन में क्या समझ में आ रहा है। अंत में ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, यहां तो सिर्फ 2 घटक दलों को आपस में तालमेल बैठा के आगे चलना है। अब वो ऐड करें ना करें, कैसे लड़ें, क्या करें, किसको आगे बढ़े, वो उन्हें देखना है। आपके पास तो 3-3 घटक दल हैं और उसमें रोज हर दूसरे दिन कशाकशी चली रहती है। नहीं अंकित जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से असहमत हूं। हमारे तीनों दलों में किसी प्रकार की कोई भी नैतिकता नहीं है, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक निर्वाचित सरकार को खोखे की दम पे इन लोगों को लेकर आए थे, इससे पूरे प्रदेश का बहुत नुकसान हो रहा है। आज आप बताइए कि चक्रवात आ गया महाराष्ट्र में और सरकार इस बात में उलझी हुई है किसका फोटो आया और किसका फोटो नहीं आया। तो ये जो महाराष्ट्र की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, ठीक है, इस बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम निवेदन करते हैं इस सरकार से कि जनता की तरफ देखिए, खोखा छोड़ दीजिए, जनता की तरफ देखिए, जनता की क्या समस्याएं हैं उसका विज्ञापन निकाल के उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। अपने अपने चेहरे को चमकाने का शायद अभी और भी बहुत वक्त मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र की जो राजनीति है काफी जटिल है और उसमें एक बड़ी कमाल की बात है कि दोनों ही जो घटक दल हैं वो पहले जब अपना घर पूरा व्यवस्थित कर लेंगे तो शायद एक तरीके से पूरी ताकत लगा के एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ पाएंगे। कि अभी दोनों तरफ दिख रहा है, एनडीए में भी और शिंदे बीजेपी में भी, कि कहीं ना कहीं कुछ तलखी जरूर है।
जनता भी इंतजार कर रही है कि कब ये चीजें थोड़ी सुधरेंगी महाराष्ट्र में। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले लगातार हिंसा जो है वहां पर दिखाई पड़ रही है। बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल से करीब रोज देखने को मिल रही हैं। आज 24 परगना जिले में नामांकन के दौरान 2 गुटों की हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों में एक दूसरे पर बम से हमला किया गया। वहीं बाकुंडा जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार में बम जो एक बैग बरामद किया जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बम थे। पुलिस ने ये बम और कार को जब्त करके 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई पड़ रही हैं और वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसमें कहा गया है कि गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट पर हैं। 44,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। सभी स्कूल कॉलेज 15 जून तक बंद रहेंगे। गुजरात के कच्छ जिले में तटीय इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान बिपरजॉय गुजरात के तट से कल शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में टकराएगा। इस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की आशंका बताई जा रही है। तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह तूफान अति प्रचंड रूप ले सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि तूफान इतना ताकतवर है कि यह बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत तेज हवाओं के साथ ये फसलों, घरों, सड़कों और को नुकसान पहुंचा सकता है। केंद्र और राज्य की 12 आपदा नियंत्रण टीमें जो हैं वो इन इलाकों में तैनात की गई हैं। द्वारका के इलाके में कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट भी किया है। ऐसी खबरें बताई जा रही हैं। चलिए तमिलनाडु से भी एक बड़ी खबर जो है वो भी आपको बता देते हैं। तमिलनाडु में विद्युत मंत्री जो हैं वी सेंथिल बालाजी, उनको पीएमएलए के केस में हिरासत में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है। सेंथिल के घर पर ईडी ने छापामारी करने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर से अस्पताल ले जाने के दौरान वो रोते हुए दिखाई पड़े। डीएमके नेताओं का आरोप है कि बालाजी की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें टॉर्चर किया गया है। इस मुद्दे पर डीएमके को कई विपक्षी दलों का साथ भी मिल रहा है। बीजेपी तमिलनाडु में इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी और अपने मंत्री सेंथिल बालाजी पर कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा है कि सहयोग के बाद भी सेंथिल बालाजी पर दबाव डाला गया। दबाव के चलते उन सीने में दर्द होने लगा। सेंथिल बालाजी अब अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। क्या ये अमानवीय कार्रवाई जरूरी थी? सेंथिल बालाजी इस मुकदमे को कानूनी तौर पर लड़ेंगे। बीजेपी की इस तरह की जो धमकी है उससे डीएमके डरने वाली नहीं है। जनता सब कुछ देख रही है। 2024 में इन्हें सबक सिखाएगी। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। बन रही हमारे साथ।